हेलो स्टूडेंट्स, इस नए वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति के दूसरे पार्ट को। इसके पहले वाले पार्ट में मैं आपको कार्य के बारे में पढ़ा चुका था। इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं ऊर्जा के पूरे चैप्टर को, यानी ऊर्जा के पूरे पार्ट को। क्या ऊर्जा होती है, परिभाषा पे क्या प्रश्न बनेंगे और भी बहुत सारी चीजें। और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ाऊंगा, जैसे कि रीजनिंग को रिलेट करेंगे हम फिजिक्स से, या फिजिक्स को रीजनिंग से रिलेट करेंगे। और आपको यदि कुछ नया सीखने को मिलता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख करके जरूर बताइएगा। मैं यहाँ पर एक स्पेसिफिक चीज कर रहा हूं कि यहाँ पर हर एक थ्योरी पोर्शन के साथ में कितने एस्पेक्ट यानी कितने पहलुओं से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं आपको इस एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगा, जिससे आपको कहीं पर ऑब्जेक्टिव और कहीं पर थ्योरी ढूंढने की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए इस वीडियो को हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले परिभाषा हम पढ़ेंगे, ऊर्जा क्या होती है। तो देखिए, ऊर्जा की यदि हम बात करें तो इसकी परिभाषा सबसे पहले हम लिख लेते हैं। ऊर्जा का मतलब क्या होता है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो यहां से एक चीज हमें समझ में आई कि ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। अब इसे थोड़ा सरल शब्दों में और समझते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको लेकर के चलते हैं। मान के चलिए कि एक व्यक्ति है और वह व्यक्ति जो है, उसे हमने एक काम दिया कि उसे बहुत सारे जो बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस को एक जगह से दूसरी जगह पर रखना है। अब ये व्यक्ति जो है इस काम को करने में मान के चलिए 10 घंटे का समय लेता है। अब यही काम जो है हमने एक दूसरे व्यक्ति को दिया, और वह व्यक्ति जो है इन्हीं बॉक्सेस, जो कि समान बॉक्स हैं, इसी जो है तरीके का एक व्यक्ति लिया है और हमने उसे कहा कि आपको ये काम करना है। अब वो व्यक्ति जो है यही काम कर देता है मात्र 5 घंटों में। अब ऐसा क्यों हुआ कि यहां पर ये व्यक्ति 10 घंटे ले रहा है और यहां पर ये व्यक्ति 5 घंटे ले रहा है? तब आप कॉमन सेंस के आधार पे कहेंगे कि ये जो सेकंड पर्सन है इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसीलिए इस व्यक्ति ने उसी काम को 5 घंटे में खत्म कर दिया जिसे इसने 10 घंटे में खत्म किया। तो यहां पर आपको एक चीज समझ में आई कि ये व्यक्ति जो है काम क्यों कर पा रहा है या जल्दी क्यों कर पा रहा है, क्योंकि इसमें एनर्जी ज्यादा है। इसीलिए हमने कहा कि कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहा जाता है, क्योंकि एनर्जी तो कोई दिखाई देने वाली चीज है नहीं, तो फिर आप उसे कैसे मापेंगे? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं एनर्जी को मापना तो पड़ेगा कि कितनी एनर्जी किसमें है। तो उसे मापने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि कोई भी व्यक्ति कार्य कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, उससे हम माप लेते हैं कि ऊर्जा क्या होती है। तो ये ऊर्जा की परिभाषा पे प्रश्न बनेगा। प्रश्न बनेगा कैसे, वो मैं आपको बता देता हूं। हर एक प्रश्न आपको इस जगह पर दिखाई देगा। तो पहला प्रश्न क्या बनेगा आपको? पहला प्रश्न बनेगा कार्य करने की क्षमता, परिभाषा पे कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऊर्जा कहते हैं। तो ये परिभाषा पे पहला क्वेश्चन बन गया। अब देखिए, अब हम रिलेट कर रहे हैं रीजनिंग और फिजिक्स को। अभी कैसे होगा ये देखिए आप। देखिए, अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने जब एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको बल वाले चैप्टर में जड़त्व पढ़ाया था, और मैंने वहां पर एक चीज आपको बताई थी कि जड़त्व जो है उसे अपने आप में मापा नहीं जा सकता। तो जड़त्व को हम मापेंगे कैसे? तो जड़त्व को मापने के लिए हम द्रव्यमान का सहारा लेते हैं, यानी मास का। अब इसे जड़त्व को कहते हैं इनर्शिया और द्रव्यमान को कहते हैं मास। तो जड़त्व को यानी इनर्शिया को जब भी हमें मापना है तो हम द्रव्यमान यानी मास का सहारा लेते हैं। उसी प्रकार से एक चैप्टर होता है रीजनिंग में जिसको एनालॉजी कहते हैं, सादृश्यता कहते हैं। उसमें ये क्वेश्चन बनता है कि जिस प्रकार से जड़त्व संबंधित है द्रव्यमान से, उसी प्रकार से ऊर्जा संबंधित है, बताइए किससे? ऐसे क्वेश्चन आप रीजनिंग में बहुत देखेंगे, एसएससी बहुत पूछता है। तो यहां से हमने रिलेट कर लिया, जिस प्रकार जड़त्व द्रव्यमान से संबंधित है, उसी प्रकार से ऊर्जा कार्य से संबंधित है। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यदि आपको जड़त्व को मापना है तो आप उसे द्रव्यमान से मापते हैं, उसी प्रकार से यदि आपको ऊर्जा को मापना है तो आप उसे कार्य से मापते हैं। तो ये पहले प्रकार का क्वेश्चन बन गया।
इधर से इधर जाने वाला। इसी को यदि मैं शब्द बदल दूं तो देखिए क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि यदि द्रव्यमान जड़त्व की माप है तो कार्य किसकी माप होगी, यानी किस चीज के लिए मापा जाएगा कार्य को, तो ऊर्जा के लिए मापा जाएगा। तो यहां पर हमने क्या कहा कि दो प्रकार से क्वेश्चन बन गया, यहां से यहां और यहां से यहां। तो इस प्रकार से मैंने आपको रीजनिंग का फिजिक्स में क्वेश्चन बता दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। ऊर्जा हो गया, मैंने आपको रिलेट करके बता दिया। अब इसके मात्रक, विमीय सूत्र, प्रकृति क्या होंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो देखिए, यदि मैंने ये कहा आपको कि ऊर्जा अपने आप में कुछ नहीं, वह तो कार्य पर ही निर्भर कर रही है, तो यहां पर हम कहेंगे कि ऊर्जा का यदि हम मात्रक कहें तो ऊर्जा का मात्रक पूरी तरीके से कार्य पर निर्भर हो जाएगा। और पिछले वीडियो लेक्चर में मैं अच्छे से समझा चुका हूं कि कार्य के मात्रक क्या होते हैं। यहां पर सिर्फ मैं आपको लिख के बता देता हूं। कार्य का मात्रक होता है जूल, यदि हम कहें जूल एसआई में, और न्यूटन मीटर, ये किस में हो जाएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं एसआई में। इसके बाद में एम के एस की यदि हम बात करें, बहुत सी बार इसी को एम के एस मान लिया जाता है, लेकिन मैं इसे और स्पेसिफिक करके लिखता हूं तो यहां पर हो जाएगा ये न्यूटन। तो यहां पर न्यूटन को हम यहां पर क्या लिखने वाले हैं, न्यूटन को लिखेंगे केजी मीटर इंटू ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां पर ये मीटर। तो मैंने आपको ये बता दिया था कि ये मात्रक हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर ये एमकेएस के लिए स्पेसिफिक मात्रक हो गया। सीजीएस के लिए यदि हम मात्रक कहें तो वो हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसी को मैंने एक नाम दिया था अर्ग, याद रखना है अर्ग। तो यहां पर इस ऊर्जा के मात्रकों को मैंने अलग अलग स्वरूप में बता दिया है। इसके बाद वाले लेक्चर में मैं जब आपको डैम यानी कि बांध पढ़ाऊंगा तब मैं आपको एक नए मात्रक के बारे में बताऊंगा। तो यहां पर इन मात्रकों को आपको याद रखना है। अब ये मात्रक हो गए, इसके बाद में इसी पर एक और क्वेश्चन बनेगा, विमीय सूत्र क्या होता है। तो जो कार्य के मात्रक और विमीय सूत्र होते हैं वही ऊर्जा के कार्य, वही ऊर्जा के मात्रक और विमीय सूत्र होंगे। तो वो होगा m l की पावर 2 t की पावर -2। मुझे कमेंट में एक सवाल आया था कि ये आया कैसे है, तो ये मैं आपको जवाब दे देता हूं। एक बार फिर से मैं आपको ये बता देता हूं। देखिए, ये जो विमीय सूत्र होता है यह m l और t यानी तीन मूल मात्रकों पर निर्भर करता है। पहला m यानी द्रव्यमान, l यानी लंबाई और t यानी समय। अब ये विमीय सूत्र आप कहां से निकाल सकते हो, आप इन जगहों से नहीं निकाल सकते, ना ही इन जगहों से निकाल सकते हो। आपको विमीय सूत्र निकालना है तो आपको एम के एस मात्रक पता होना चाहिए, क्योंकि वहीं पर एम के एस मात्रक में ही जो द्रव्यमान होता है वो केजी में होता है, लंबाई जो होती है वो मीटर में होती है, और टी यानी समय सेकेंड में होता है। तो यहां पर ध्यान से समझिए, एम की जगह क्या आ जाएगा, ये केजी लिखा हुआ है तो ये केजी हो गया। एल की जगह यहां पर ये मीटर स्क्वायर, और टी की जगह 1/1/s स्क्वायर। अब बस इसको आप ऊपर वाले फॉर्म में बदल दीजिए। तो यहां पर m की जगह पर क्या आ जाए, यहां पर kg की जगह पर क्या आ जाएगा m, और kg की कोई घात है क्या, नहीं है, इसीलिए आप यहां पर सीधे लिख देंगे m। दूसरी बात, यहां पर मीटर का स्क्वायर है तो मीटर की जगह रिप्लेस कर दोगे आप l, और यहां पर मीटर की घात 2 है इसलिए l की घात 2 कर देंगे। इसी प्रकार से t के लिए यानी समय के लिए 1/s, 1 के बट्टे में है इसीलिए आप यहां पर भी 1 के बट्टे में t, ये समय s को t से रिप्लेस कर देंगे और ये घात लगा देंगे। अब इसे थोड़े से और सही तरीके से लिख देंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं m l की घात 2, और जब भी कोई बटे की राशि ऊपर आती है तो हम यहाँ कहेंगे t-2। तो ये हो गया विमीय सूत्र ऊर्जा का, क्योंकि कार्य का ही विमीय सूत्र ऊर्जा का विमीय सूत्र बनेगा, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं। ये हो गए मात्रक और विमीय सूत्र। अब देखिए, जो अगली चीज है वो हम समझ लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। इसे मैं मिटा देता हूं। अब यदि ऊर्जा के हम प्रकारों के बारे में यदि हम बात करें तो ऊर्जा के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। मैं इसे मिटा देता हूं ताकि और स्पेस मिल सके। देखिए, ऊर्जा के यदि हम प्रकारों की बात करें तो पहली प्रकार की जो ऊर्जा होती है उसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है।
इसीलिए इसे इंग्लिश में K कैपिटल E से दर्शाया जाता है, यानी काइनेटिक एनर्जी। पहले प्रकार की ऊर्जा हो गई गतिज ऊर्जा, और दूसरे प्रकार की जो ऊर्जा होती है वह होती है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है, इसीलिए इसे Pe से दर्शाया जाता है। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमें पढ़ना है। एक एक करके दोनों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। गतिज ऊर्जा, ऊर्जा हम पढ़ चुके हैं। अब इस शब्द गतिज का मतलब हमें समझना है। तो ये जो गतिज शब्द है ये क्या होगा, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, यदि मैं आपसे कहूं कि सबसे पहले हम परिभाषा ही लिख लेते हैं, ज्यादा बेहतर ये रहेगा। तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहां पर प्रश्न, यहां परिभाषा में हमने क्या पढ़ा, गतिज ऊर्जा क्या है कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए, ऊर्जा का मतलब क्या हो गया, कार्य करने की क्षमता। अब इस एक परिभाषा को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं। मान के चलिए कि एक छोटे से बच्चे ने एक तेजी से एक गेंद मारी और वो किसी खिड़की पर जाकर के उसने उस कांच को तोड़ दिया। अब उस पर्टिकुलर इंसिडेंट में उस व्यक्ति ने, जिसकी खिड़की टूटी हुई है, उसने पूछा उस बच्चे से कि भाई ये किसने तोड़ा है। अब वो बच्चा कह रहा है इनोसेंट होकर के कि मैंने तो नहीं तोड़ा, मैंने तो सिर्फ गेंद फेंकी थी, ये गेंद ने तोड़ा है। अब ये तो हम समझ सकते हैं कि वो बच्चा है, लेकिन हम क्या समझें इससे, हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखिए, गेंद ने आखिर वो काम करा कैसे, आखिर वो काम हुआ है, वो कांच टूटा है तो किसी ने तो कुछ काम किया होगा। तो वो गेंद ने आखिर वो काम किया कैसे, गेंद ने काम ऐसे किया कि उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होगी और एनर्जी ही काम करवाती है। तो यहां पर हमने समझना है कि यदि वो गेंद को इस तरीके से हल्के से यदि कांच पर फेंका जाए तो क्या वो कांच टूटेगा, नहीं। लेकिन यदि उसे गति दे दी जाए तो क्या कांच टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। अब आप समझ गए होंगे कि कारण क्या था कांच टूटने का, उसकी गति। उस गति की वजह से उस गेंद के अंदर ऊर्जा आई, वरना तो वो रखी हुई थी तो भी गेंद ही थी। आखिर उसने कैसे वो तोड़ दिया, तो उसके अंदर जब गति आई तब उसमें वो ऊर्जा हुई। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसे दर्शाया कैसे जाता है, तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। ये आप समझ रहे हैं, 1/2 mv²। अब यहां से एक और चीज आती है जिस पर क्वेश्चन बनेंगे। इस पर मैं बहुत सारे भरपूर क्वेश्चन अभी आपको 6 से 7 क्वेश्चन बताने वाला हूं गतिज ऊर्जा पर, सिर्फ और सिर्फ गतिज ऊर्जा पर 6 से 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं जहां से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, और ये इक्वेशन भी वहीं से आती है। उसे कहा जाता है कार्य ऊर्जा प्रमेय। क्या कहते हैं इसे, कार्य ऊर्जा प्रमेय। अब ये क्या होता है, ये थ्योरम क्या होता है, उस पर क्या क्वेश्चन बनेगा, तो ये समझ लेते हैं। तो देखिए, कार्य ऊर्जा प्रमेय में कार्य में मैंने जब आपको पढ़ा रहा था तो मैंने एक इक्वेशन आपको बताई थी, या एक आपको मैंने एक डेफिनेशन दी थी। वह डेफिनेशन क्या थी कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ही कार्य होता है। अब ये जो इक्वेशन या फिर ये जो डेफिनेशन आती है ये इस जगह से आती है। कैसे, इसको हम समझेंगे, ध्यान से समझिए। एक इक्वेशन मैंने आपको गति की समीकरण या गति के समीकरण में पढ़ाया था, वह इक्वेशन था v² = u² + 2as। ये इक्वेशन आपको याद होगी। अब इस इक्वेशन में यदि मैं इस u को इस तरफ ले आऊं तो v² - u² = 2as, ये हो गया। अब यहां पर क्या करना है आपको, दोनों ही पक्षों को 1/2 m से गुणा कर देना है। तो इस पक्ष में यदि मैं गुणा करूंगा तो 1/2 m, इसके साथ भी गुणा होगा v² माइनस इसके साथ भी गुणा होगा 1/2 m u² = इसके साथ भी गुणा होगा 1/2 m गुणा में 2
AS। यहां पर ये 2 से मैंने ये 2 कैंसिल कर दिया। अब यहां पर क्या बचा, तो यहां पर ध्यान से समझना, 1/2 mv² माइनस 1/2 mu² इज इक्वल टू ये m इंटू ए इंटू ये s जो है ये विस्थापन है, और क्योंकि हम इस चैप्टर में विस्थापन को d ले रहे हैं इसलिए मैंने यहां पर s की जगह d लिख दिया। कंफ्यूज नहीं होना, s भी विस्थापन होता है और d भी विस्थापन होता है, अलग अलग जगहों पर इन्हें अलग अलग तरीके से लिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने s से d कैसे कर दिया। अब यहां ध्यान से समझना, ये चीज को छोड़ दीजिए, अभी इसको समझिए। द्रव्यमान गुणित त्वरण क्या होता है, सोचने की कोशिश करिए। द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है बल, तो 1/2 mv² माइनस 1/2 mu² इज इक्वल टू इस m इंटू ए की जगह पर मैं रख रहा हूं बल, ये हो गया F इंटू डी। अब एक और चीज यहां पर समझ लीजिए, F इंटू डी क्या होता है, अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है, पिछले वीडियो लेक्चर में। F इंटू डी बल गुणित विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन होता है कार्य, ये आ गया वर्क इज इक्वल टू 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। यहां पर अभी तो मैंने आपको बताया कि गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होती है, और ये भी गतिज ऊर्जा, क्यों, ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कार्य होता है, ये मैंने आपको परिभाषा बता दिया। तो यही वो कार्य ऊर्जा प्रमेय होता है। अब इस पर प्रश्न क्या बनेगा वो समझ लीजिए, प्रश्न परिभाषा भी बनेगा। पहला प्रश्न, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या कहलाता है, प्रश्न यहां पर देख सकते हैं, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या कहलाता है, आंसर आएगा कार्य कहलाता है। अब दूसरी बात, एक और चीज समझ लीजिए कि यदि ये इनिशियल वेलोसिटी किसी वस्तु की, किसी भी बॉडी की 0 हो जाए तो फिर यहां पर क्या होगा, 1/2 mv² इज इक्वल टू W। ये क्या है, गतिज ऊर्जा, ये क्या है, कार्य। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ऊर्जा को मापोगे कैसे, कार्य से, इसीलिए कार्य बराबर ऊर्जा, ऊर्जा बराबर कार्य, आपको बता दिया। तो यहां पर मैंने आपको 2 क्वेश्चंस तो यहां से कंप्लीट करवा दिए। तीसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा कि कार्य ऊर्जा प्रमेय में कौन सा संबंध सही होगा। इक्वेशन याद रखना, कुछ भी घुमा फिरा करके क्वेश्चन बन सकता है। तीसरी बात, अब मैं आपको इस इक्वेशन पे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो बताऊंगा, और इसी को हम कहते हैं कंप्लीट जो है स्टडी, ताकि आप रिलेट करके पढ़ सके। रिलेट करके पढ़ने से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो चलिए अब मैं आपको इस इक्वेशन पे क्वेश्चन बता देता हूं। पहले नंबर का क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इस जगह पर देखना है। पहले नंबर का क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे मैं आपके बहुत सारे कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूं, बहुत गौर से देखना है आपको। साइंस में क्यों लोग गिव अप कर देते हैं, इसका कारण समझते हैं, क्योंकि वे डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। अब देखिए, इसी एक क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको यहां पर लिखा हुआ दिख रहा होगा कि गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, इसके साइंस के ऑप्शंस बताता हूं, यानी साइंस कैसे जो है वो दिमाग के साथ खेलता है। देखिए, एग्जामिनर क्या करता है, 2 प्रकार के प्रश्न पूछता है। एक पूछता है वो सामान्य प्रश्न, सामान्य यानी जनरल क्वेश्चंस, और एक पूछता है वो विशिष्ट प्रश्न। साइंस में बहुत बार होता है, विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक। लॉजिक समझना है, सामान्य क्वेश्चन और स्पेसिफिक यानी विशिष्ट क्वेश्चन कैसे अलग अलग हो जाते हैं और उनके ऑप्शंस कैसे लगाने हैं वो सब कुछ बताऊंगा सिर्फ एक प्रश्न से। गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, अब यहां पर ध्यान से समझिए, इस गतिज ऊर्जा की इक्वेशन में 2 चीजें आ रही हैं, द्रव्यमान और वेग। सामान्य क्वेश्चन का आंसर होगा द्रव्यमान और वेग, ये इसका सही आंसर हो गया। तो इसके साथ ऑप्शन क्या आ जाएंगे, प्रश्न के साथ ऑप्शन आएंगे कि गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, ऑप्शन ए द्रव्यमान वेग पर, ऑप्शन बी द्रव्यमान त्वरण पर, ऑप्शन सी द्रव्यमान विस्थापन पर, ऑप्शन मैं यहां पर डी कह देता हूं कि द्रव्यमान और संवेग पर। अब इसका सही आंसर क्या हो गया, सामान्य यदि हम प्रश्न कहें तो ये होगा आंसर इसका। लेकिन इसी के साथ में एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि गतिज ऊर्जा निर्भर करेगी, स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया ऑप्शन ए m और v के स्क्वायर पर।
अब यहाँ पर v नहीं आया, v स्क्वायर आ गया। स्पेसिफिक कैसे हो गया और समझाऊंगा। दूसरा इसका ऑप्शन हो सकता है m स्क्वायर और v स्क्वायर पर, c ऑप्शन हो सकता है m और v क्यूब पर, और d ऑप्शन हो सकता है m स्क्वायर और v स्क्वायर पर। इसका सही आंसर क्या होगा, m पर और v के स्क्वायर पर, क्योंकि आपको यहां पर दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर होता है। अब देखिए यहां पर और यहां पर प्रश्न में कंफ्यूजन क्या होता है, जब भी हम वन लाइनर पढ़ते हैं या तो हमें कहीं ये दिख जाएगा तो हम इसे चिपका लेंगे, और ये दिख गया तो इसे चिपका लेंगे। लेकिन इन दोनों के आ जाने पर क्या होता है, क्वेश्चन कभी कभी स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर दोनों आ गए तो फिर क्या करेंगे। तो ध्यान से समझना, एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। यदि मुझसे कोई मेरा नाम पूछेगा तो मैं कहूंगा कि मेरा नाम ये है, लेकिन वो व्यक्ति यदि मुझसे ये कहता है तुम्हारा पूरा नाम बताओ, तो मैं अपने नाम के साथ सरनेम भी बताऊंगा। तो सामान्य क्वेश्चन क्या हो गया, मेरे नाम का मैंने आंसर दे दिया, ये सामान्य जवाब हो गया। लेकिन जब वो मुझसे पूछता है आपका पूरा नाम बताइए, तो मैं नाम के साथ सरनेम भी लेता हूं। बस उन दोनों में यही अंतर है। यहां पर सामान्य सी बात है, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग पर निर्भर कर रही है। लेकिन यदि स्पेसिफिक जाए तो वह वेग के वर्ग पर निर्भर कर रही है। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको डाउट भी क्लियर करवा दिया। मैं होप करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, कहीं कुछ ने ये पढ़ा है, कहीं कुछ ने ये पढ़ा हुआ है। तो मैंने आपको आज दोनों चीजें क्लियर कर दी। दूसरी बात, यदि दोनों ऑप्शन में आ जाए तब क्या करेंगे, दोनों ऑप्शन में आने पर हमेशा आपको विशिष्ट आंसर ही लगाना है, क्योंकि ये मोर एक्यूरेट आंसर है, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। सामान्य क्वेश्चन हो गया, विशिष्ट क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। अब ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। मैं इसी जगह पर लिखते चले जाऊंगा, क्योंकि बाजू में जो है वो जगह मैं दे रहा हूं प्रश्न उतारने के लिए। थोड़ी एक एक्स्ट्रा एफर्ट करी है मैंने, कोशिश करी है ताकि आप नोट्स अच्छे से बना सकें। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी पर होगा। प्रश्न यहां पर देख लेना है। यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ऑप्शन ए 2 गुना, ऑप्शन बी 4 गुना, ऑप्शन सी 6 गुना, ऑप्शन डी 8 गुना। ऐसे ही प्रश्न आते हैं। अब इसका सही आंसर क्या आएगा, इक्वेशन से समझ लो। काइनेटिक एनर्जी निर्भर कर रही है द्रव्यमान और वेग पर। पिंड के वेग की तो बात की नहीं गई है, तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा समानुपाती हो जाएगी द्रव्यमान के। द्रव्यमान की कोई घात नहीं है, इसलिए सिर्फ द्रव्यमान पर। इसका मतलब जो भी बदलाव द्रव्यमान में होगा वही बदलाव गतिज ऊर्जा में होगा। यानी कि यदि आपने पिंड के द्रव्यमान को दुगना कर दिया, 2m कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी भी जो होगी 2 गुनी हो जाएगी। इसको 4 गुना करोगे 4 गुनी हो जाएगी, 6 गुना करोगे 6 गुनी हो जाएगी। सही आंसर होगा 2 गुना। आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। तीसरा जो प्रश्न इसी इक्वेशन पे बनेगा, फिर से बोल के बता रहा हूं कि किसी पिंड के वेग यानी वेलोसिटी को दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर से वही वाली ऑप्शंस, 2 गुना, ऑप्शन ए 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना। तो अब यदि मैं वेग को, वेलोसिटी को दुगना कर दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। फिर से वही वाली बात है, इक्वेशन पे आते हैं। पिंड के द्रव्यमान की तो बात की नहीं गई है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। जो भी बदलाव होगा काइनेटिक एनर्जी में वो v के समान में नहीं होगा, वो v की घात 2 के समानुपाती होगा। यानी कि यदि मैं 2v इसे कर देता हूं, दुगना कर देता हूं, तो इसकी घात 2 कर दीजिए, 2 की घात 2 हो जाती है 4, और ये v का स्क्वायर। यानी कि यहां पर यदि आप इस v को दुगना करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितने से बढ़ जाएगी, 4 गुना से। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। यदि इसको 3 गुना करते हो तो फिर से वही वाली बात है, काइनेटिक एनर्जी यहां पर 3v की घात 2, 3 का वर्ग क्या होता है 9, इसको ऐसे समझना है। यानी कि यहां पर ये 9 गुना हो जाएगी। वर्ग का ध्यान रखना है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसको भूल जाओ, कंफ्यूज नहीं होना। इसको पूछा था दुगना कर देने पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। पहली बार मैंने बदलाव करा द्रव्यमान में, दूसरी बार बदलाव किया वेग में। अब यदि दोनों में बदलाव कर दूं तो क्या क्वेश्चन आएगा। इस बार पहले ऑप्शन लिखूंगा मैं। ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन 4 गुना, बी ऑप्शन 6 गुना,
सी ऑप्शन 8 गुना और डी ऑप्शन कोई प्रभाव नहीं। अब ये प्रश्न क्या बनेगा ये समझ लेते हैं। देखिए प्रश्न यहां पर आपको दिख जाएगा। प्रश्न है कि यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को 4 गुना कर दिया जाए और उसके वेग को आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। घुमा दिया क्वेश्चन। यहां पर क्या बोला, द्रव्यमान को क्या कर दो, 4 गुना कर दो। काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान को कर दिया 4 गुना, m की जगह 4m हो गया, और वेग को क्या कर दो, आधा, आधा यानी 1/2 और ये v और ये पूरे का वर्ग। इक्वेशन 1/2 4m 1/2 का वर्ग 1/4 v का स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल कर दो, क्या बचा 1/2 m v स्क्वायर। ये तो वही इक्वेशन आ गई जो यहां पर है। मतलब इसका आंसर आएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वही की वही इक्वेशन आ गई। द्रव्यमान में जितना बदलाव हुआ, वेग में हुए बदलाव ने उसको कंपनसेट कर दिया, न्यूट्रल हो गया। आंसर आएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए द्रव्यमान में बदलाव करके बताया, वेग में बदलाव करके बताया, दोनों में बदलाव करके बताया। इस प्रकार से टोटल 3 से 4 क्वेश्चन हो गए हैं। अगला क्वेश्चन और बचा हुआ है, अभी ध्यान से समझना है। और इसी इक्वेशन पे अभी हम क्वेश्चन बनाते चले जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है देखते हैं। तो यदि हम ये कहें कि अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पदार्थ के तापमान को बढ़ाया जाएगा तो किस कारक में सबसे पहले बदलाव दिखेगा। तो ये क्वेश्चन आ चुका है एसएससी के एग्जाम में। मैं आपको बता दूं कि किसी पदार्थ की यदि हम पदार्थ के तापमान को बढ़ाते हैं तो सबसे पहले किस कारक में या किस ऊर्जा में बदलाव दिखेगा, किस ऊर्जा में बदलाव दिखेगा। तो सबसे पहला बदलाव जो दिखेगा उसका आंसर होगा गतिज ऊर्जा। प्रश्न समझ गए होंगे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। यहां पर आएगा प्रश्न आपको, किसी पदार्थ के तापमान को बढ़ाने पर सबसे पहले किस ऊर्जा में बदलाव दिखाई देगा। तो सबसे पहले बदलाव दिखाई देता है उसकी गतिज ऊर्जा में। ऐसा क्यों होता है ये समझ लेते हैं। देखिए जब भी किसी पदार्थ को, या मैं इससे एक लोहे की प्लेट ले लेता हूं, इससे आसानी से समझ में आएगा। हम इसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने पर क्या होगा, इसे हम ऊर्जा दे रहे हैं। ऊर्जा देने पर इसके अंदर जो कण है, और वो कण क्या होंगे, अणु होंगे, परमाणु होंगे। उसमें स्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त कर लेने पर बहुत ज्यादा गति में आ जाते हैं और वे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे कक्षा में जंप लगाना शुरू कर देते हैं, यानी गतिज ऊर्जा उनमें आ जाती है। तो सबसे पहले तापमान देने पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको एक और क्वेश्चन बता दिया कि गतिज ऊर्जा पर क्या प्रश्न बनेगा, और एक दो प्रश्न हम और समझ लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है वो ये है कि किसी पिंड को यदि ऊपर की तरफ फेंका जाए। अगला प्रश्न है, किसी पिंड को यदि ऊपर की तरफ फेंका जाए तो उसकी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, घटेगी, शून्य हो जाएगी या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा शून्य हो जाएगी। प्रश्न क्या बोला मैंने कि किसी पिंड को यदि ऊपर की तरफ फेंका जाए तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, घटेगी, शून्य हो जाएगी, कोई नहीं। आंसर होगा शून्य हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, ध्यान से समझना। जब मैं नीचे से, यहां से मान के चलिए इस ढक्कन को ले लेते हैं, मैंने ऊपर की तरफ फेंका और वापस नीचे की तरफ जब मैंने इसे अपने हाथ में लिया, एक स्थिति तक जाने पर ये कहीं ना कहीं से तो वापस नीचे आया होगा। तो उस स्थिति तक जाने पर जहां से ये ऊपर गया और वापस नीचे आया, इस जगह पर इसका वेलोसिटी क्या हो गया, शून्य हो गया। जब वेग शून्य हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी वेग पर निर्भर करता है, इसीलिए वेग शून्य हो जाने पर काइनेटिक एनर्जी भी यानी गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान से समझना है। तो एक प्रश्न मैंने और आपको यहाँ पर ही समझा दिया कि कौन सा हमें ये क्वेश्चन कंप्लीट करना था। क्वेश्चनों को नोट डाउन करते चलना है आपको स्पेसिफिकली। एक और क्वेश्चन को हम और समझ लेते हैं, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, इस जगह पर देखिए
कि गतिज ऊर्जा हो सकती है, या फिर ऐसा कहें कि गतिज ऊर्जा हमेशा होगी। ऑप्शन ए धनात्मक, हमेशा होगी ऋणात्मक, हमेशा होगी शून्य, या फिर कोई और ऑप्शन। तो इसका प्रश्न का आंसर होगा हमेशा होगी धनात्मक। ये बात आप याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। उसका कारण भी समझ लीजिए। कारण क्या है? गतिज ऊर्जा निर्भर करती है द्रव्यमान पर, गतिज ऊर्जा निर्भर करती है वेग पर। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता, ये हम जानते हैं। यदि वो वस्तु है तो उसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा ही, इसका मतलब ये वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। दूसरी बात v यानी कि वेग, वेग किसी भी वस्तु का नेगेटिव नहीं हो सकता। समझ रहे हैं आप? त्वरण हो सकता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है, लेकिन वेग नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इसी वजह से हम कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा धनात्मक रहेगी। ये बात आपको ध्यान से समझना है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी पर बता दिए। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड थे। अब हम पढ़ेंगे दूसरी ऊर्जा जो कि है स्थितिज ऊर्जा, और उस पर भी इसी प्रकार से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो दूसरे प्रकार की जो ऊर्जा है वह है स्थितिज ऊर्जा। अब ये स्थितिज ऊर्जा क्या है? इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी की यदि हम बात करें, शब्द से समझ में आ रहा है स्थिति ऊर्जा, यानी कि जब, मैं इसे लिख के बता देता हूं, किसी वस्तु में उसकी स्थिति, विकृति या अभिविन्यास के कारण ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। समझ गए आप लोग? क्या कहा मैंने? किसी वस्तु में उसकी, पहली बात स्थिति, उसकी विकृति या उसके अभिविन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसे हम इस तरीके से समझते हैं। मान के चलिए कि एक तरबूज मैंने लिया, उस तरबूज को, ये रहा धरातल, फ्लोर है ये, मैंने एक थोड़ी सी ऊंचाई पर ले जाकर के इस तरबूज को छोड़ दिया, और यदि उसी तरबूज को ले जाकर के मैं फर्स्ट फ्लोर से छोड़ता हूं, यहां से यहां छोड़ता हूं, तो आप समझ लीजिए कि यहां पर और यहां पर अंतर क्या होगा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। यहां पर इसका नामो निशान नहीं रहेगा जब तक कि नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आप समझ सकते हैं कि ऊंचाई का अंतर है, तो ऊंचाई से क्या बदलाव हो गया? तरबूज तो तरबूज, नीचे गिरेगा तो फिर बदलाव किस चीज में आया? बदलाव आया इसकी स्थिति में। यहां पर ऊंचाई कम थी और यहां पर ऊंचाई ज्यादा थी। ऊंचाई पर जाने पर उसकी स्थिति में परिवर्तन आया, और अपनी स्थिति में परिवर्तन के कारण उसके अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उसे ही हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब ये स्थितिज ऊर्जा जो है, इक्वेशन क्या बनेगी इस पे हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, ऊर्जा जो होती है या स्थितिज ऊर्जा को हम अभी तक कार्य से समझा चुके हैं। कार्य जो होता है वो होता है बल गुणा विस्थापन, F इंटू डी। अब यदि हम बात करें कि F क्या, तो आप बात कर लीजिए किसी भी वस्तु की, वस्तु का भार बल होता है, यानी भार आता है m इंटू जी से, द्रव्यमान गुणित त्वरण, और d यहां पर हम h ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बात ऊंचाई की कर रहे हैं, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन हो जाएगा ऊंचाई। तो इस प्रकार से हम कहेंगे W इज इक्वल्स टू m इंटू जी इंटू एच। ये हो गया इक्वेशन किसका? ऊर्जा का। कौन सी ऊर्जा का? पोटेंशियल एनर्जी। अब आप बोलोगे यहाँ पर W, तो इतनी देर से हम यही तो बात कर रहे हैं कि वर्क जो होता है, ऊर्जा या ऊर्जा वर्क एक दूसरे से एनालॉग है। तो यहां पर हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू m इंटू जी इंटू एच। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन। अब प्रश्न क्या क्या बनेंगे वो हम समझ लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या बनेगा वो समझ लेते हैं। ये नोट डाउन आप कर लीजिएगा यहां पर रोक करके, मैं इसे मिटा रहा हूं। अब क्योंकि हमने पहली बात समझ ली, पहला प्रश्न क्या आएगा देखना है। यहां पर पहला प्रश्न है कि स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है, ऑप्शन ए,
M यानी द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी गुरुत्वीय त्वरण पर, ऑप्शन सी ऊंचाई पर, ऑप्शन डी सभी। इसका आंसर क्या आएगा? सभी पर। अभी बताया पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। पहला प्रश्न तो वैसे mgh से ही बन जाएगा, इक्वेशन से ही बन जाएगा। दूसरा बनेगा किन किन कारकों पर निर्भर करती है, तो वो सभी पर निर्भर करती है, m पर, g पर, h पर। अब एक एक वेरिएबल अलग अलग करके मैं क्वेश्चन बता देता हूं फटाफट। तो दूसरा या तीसरा क्वेश्चन आप ये कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या बदलाव होगा? सीधी सी बात है, यहां पर द्रव्यमान की बात करी है। पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। जो बदलाव m में होगा वही पोटेंशियल एनर्जी में होगा। इसको दुगना करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी दुगनी हो जाएगी। जितना इसको बढ़ाओगे उतना ही यह बढ़ेगी। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 2 गुना। याद रखना है, आंसर क्या आएगा? 2 गुना। द्रव्यमान दुगना, पोटेंशियल एनर्जी दुगनी। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो तीसरा क्वेश्चन यहां पर देखते चले जाना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन ये होगा कि यदि, प्रश्न समझना है, यदि किसी समान द्रव्यमान के पिंड को 1 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाए और उसी पिंड को 5 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाए तो स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, ध्यान से समझना। पहली स्थिति में उसे हमें कहा गया कि पिंड वही है, उसे पहले तो 1 मीटर ऊंचाई पर रखना है, यानी कि h का जो पहली स्थिति में मान दिया है वो 1 मीटर दिया है। और फिर कहा गया है उसी पिंड को यदि 5 मीटर पे रखा जाए तो दूसरी स्थिति में h का मान 5 मीटर हो गया। पूछा गया है स्थितिज ऊर्जा में अनुपात क्या होगा, तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो U1/U2 ये अनुपात होगा। U1 यानी mgh1, mgh1, h1 क्यों? क्योंकि m और g तो वही है। नीचे mgh2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। h1 कितना है? 1 मीटर। h2 कितना है? 5। अनुपात क्या हो गया? 1:5। उनकी स्थितिज ऊर्जा में अनुपात हो जाएगा 1/5। कुछ भी संख्याएं आ सकती है, विपरीत भी हो सकता है। ध्यान से समझना, सबसे बड़ी जो गलती होती है ऐसे प्रश्न में, वो अनुपात U2/U1 भी पूछ लेता है। तो केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना है। 3 क्वेश्चन बता दिए। पहले मैंने आपको बदलाव किसमें करके बताया? द्रव्यमान में। दूसरा किस पे बताया? ऊंचाई में। तीसरा अब मैं बदलाव करके बताऊंगा और क्वेश्चन का पैटर्न बताऊंगा, कहां तक क्वेश्चन पहुंच जाता है। अब मैं बताऊंगा आपको कि जी में कैसे बदलाव करके क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का, या प्रश्न इस प्रकार से समझिए, यदि किसी वस्तु का समान ऊंचाई पर पृथ्वी पर समान ऊंचाई पर, या क्वेश्चन को मैं थोड़ा और सही कर लेता हूं कि यदि किसी पिंड का पृथ्वी पर समान ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा 10 न्यूटन मीटर है। क्वेश्चन समझना, यदि समान ऊंचाई पर पृथ्वी पर किसी पिंड का स्थितिज ऊर्जा 10 न्यूटन मीटर है तो चंद्रमा पर उतनी ही ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? उसी पिंड की बात हो रही है। क्वेश्चन आप यहां पर अच्छे से पढ़ लेना। तो यहां पर क्या है, हमें बात कही गई पृथ्वी पर स्थितिज ऊर्जा कितनी है? 10 न्यूटन मीटर ऊंचाई पर, उतनी ऊंचाई पर, समान ऊंचाई पर। और उसी वस्तु को यदि आप चंद्रमा पर ले जाएंगे तो फिर वहां पर स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? आप ध्यान से समझना, जब पिंड को पृथ्वी पर रखोगे या चंद्रमा पर रखोगे या किसी भी पिंड पर रखोगे, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ऊंचाई उसने बोला है पृथ्वी पर भी वही है और चंद्रमा पर भी वही है, तो बदलाव किसमें होगा? सिर्फ जी में। तो ध्यान से समझना, जो भी पृथ्वी पर भार है वह जी पर निर्भर कर रहा है। यहां पर ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है और 10 न्यूटन इसलिए संख्या ली गई है क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग 9.81, जिसे हम लगभग 10 मानते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा सा बारीकी वाला क्वेश्चन है, इसीलिए 10 संख्या ली गई है। तो यहां पर ध्यान से समझना कि यहां पर यदि पूरी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी जी पर निर्भर कर रही है, क्योंकि कंपैरिजन की बात है, तो यहां पर हम जानते हैं कि चंद्रमा पर जो होता है, किसी भी वस्तु का जो भार होता है या गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर जो होता है वह जी होता है, लेकिन चंद्रमा पर वह G/6 हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यदि यहां पर उसकी गतिज ऊर्जा 10 न्यूटन मीटर है तो यहां पर हो जाएगी 10/6।
मैंने सीधे जी की जगह पर 10 इसलिए रख दिया क्योंकि यहां पर पृथ्वी पर भी यह सिर्फ जी पर निर्भर कर रहा है, ये मैंने आपको बात बता दी। तो यहां पर यह हो जाएगा 10/6 या 1.66 न्यूटन मीटर। ये एक बारीकी वाला क्वेश्चन है जिसको आप तरीके से पढ़ते हुए ही लगा पाएंगे, ये बात को आपको समझना है। तो मैंने आपको बता दिया, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया, फिर वरना और इसको अच्छे से समझाएंगे। तो ये एक और क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं जो कि रिलेटेड क्वेश्चन होगा, 5वां क्वेश्चन है। इसके ऊपर लगभग संख्या आप देख लीजिएगा कि किसी घड़ी की कमानी यानी स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा निहित होती है, तो वह ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। किसी भी स्प्रिंग को जब आप क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो उसके अंदर विकृति यानी डिफॉर्मेशन हो जाता है और उसके अंदर एक ऊर्जा आ जाती है। जैसे ही आप उसे छोड़ते हैं वह फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने पर अपनी ऊर्जा को विमुक्त करती है, उसे ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एक और प्रश्न फिर से समझ लेना है और अंतिम प्रश्न, जब किसी तीर को कमान के द्वारा खींचा जाता है तो उस कमान में हम यही कहेंगे कि उस कमान में जो ऊर्जा निहित होती है वह ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है, तो वह ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। तो ये मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस बता दिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा पे। इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखना है ताकि हम और इन चीजों को बेहतर कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।